कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक स्लाइड बनाई, ये स्लाइड है, ठीक। और यहीं से उन्होंने यहाँ पे कई स्लाइडें बना दी है। एक देखिए, आप पहले से समझिए, ये एक कंडीशन है इसके लिए, आप हमेशा समझिए कि ये जो स्लाइड होगी, मतलब जो ये स्लाइड है और जो यहाँ पे दूसरी स्लाइड है, ये दोनों फ्रिक्शनलेस है, ठीक। इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक। दोनों स्लाइडें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं लगने का कि कोई भी अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा। फ्रिक्शन अगर नहीं है, अगर आप सोचिए अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि रुकेंगे ही नहीं, सॉरी रुक नहीं पाएंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम रुक ही नहीं पाएंगे, हमेशा चलते जाएंगे। आप एक पैडल मारोगे साइकिल में, पैडल साइकिल रुकेगी नहीं, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है उसमें। फ्रिक्शन की वजह से बॉडी जो है वो धीरे 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 स्टॉप हो जाती है। ये समझ लीजिए आप, जैसे आपने कोई रोल कर दिया, कोई पत्थर इसको रोल करा, तो जब तक आपका फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तब तक तो ये मूव करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स जो है इस आपके फोर्स के बराबर हो जाएगा, या उससे बराबर हो गया फिर भी मूव करेगा। जहां फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स से ज्यादा हो गया जो आपने अप्लाई किया है, तो बॉडी तुरंत रुक जाएगी। कोई भी बॉडी रुकती है, उसको क्या कंडीशन है कि फ्रिक्शन फोर्स है जो लग रहा है वो उस फोर्स से ज्यादा हो गया। और या एक बात और ध्यान रखिए कि फ्रिक्शन फोर्स केवल ऐसा नहीं कि जमीन पे लग रहा हो, वो एयर फ्रिक्शन भी हो सकता है, ठीक। कोई भी दो सरफेस अगर आपस में टच कर रही हैं तो उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा, कोई भी दो सरफेस, ठीक। आशा करता हूँ आगे समझ में आ गया होगा। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने पहले एक बॉल यहां रखी, ये बॉल रखी और इस पर लुढ़का दिया बॉल को। सपोज करिए ये हाइट h है, हाइट कितनी है? h है। तो बॉल जो है यहां पे आई और h हाइट तक आई, जितना हाइट यहां थी उतनी हाइट तक आई, फिर वापस चली गई। ये गैलीलियो ने बताया, ठीक। यहाँ हाइट h थी तो वहां भी बॉल जितनी दूर गई, कितनी दूर गई, उतनी ही हाइट तक गई, जितनी हाइट यहां से जितनी हाइट पे हमने छोड़ा था उस चीज को। फिर देखिए एक और, इस बार फिर से एक्सपेरिमेंट हुआ और इस चीज को ऐसा ना करके इन्होंने इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा किया। ये दूसरी स्लाइड और लंबी हो गई। फिर बॉडी इस हाइट से h हाइट से छोड़ी गई, बॉल को h हाइट से हमने छोड़ा, ये फिर आके यहीं पर रुका जब हमने h हाइट को अचीव कर लिया। कहाँ रुकी? जब हमने h हाइट को अचीव कर लिया तब जाके ये रुकी। फिर इन्होंने गैलीलियो ने मन नहीं माना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट और किया। ये एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा आप इसमें कि जो हम इसमें सरफेस ले रहे हैं, ये सरफेस जो आइडियल केस है। आइडियल मतलब फ्रिक्शन नहीं है। ऐसे आप जब करोगे तो ये इतना हाइट रेंज तक नहीं जाएगा और कम तक जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन को हम कम नहीं कर सकते हैं। गैलीलियो ने जो लिया केस, ये आइडियल केस लिया कि ऐसा होगा अगर फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये तीसरा इसी में एक्सपेरिमेंट का ये देखिए, यही देख लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि हाइट को और ऊपर कर दे रहे हैं। ये अगर हमने इसको इस स्लाइड को और ऊपर कर दिया तब भी मैं देखा कि ये कितना गया, यहां तक। हमने और ऊपर कर दिया इसको, फिर भी ये कितना गया, इसके बराबर तक गया ही, फिर ये यहीं तक गया। ये जो इसकी हाइट है उसी के बराबर ये ट्रेवल कर रहा है। हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, फिर भी हमने पाया कि कितना जाएगा, इतना ही जाएगा, कभी इस हाइट से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। हमेशा कितना जा रहा है? इतनी हाइट पे जा रहा है, जितनी हाइट से छोड़ा गया है उतनी हाइट पर ही जाएगा बॉल, ठीक है। तो गैलीलियो ने एक बात और कही कि अगर ये स्लाइड है ऐसे और हम यहां से छोड़ दें h हाइट को,
और इधर समझिए कोई स्लाइड नहीं है, तो ये बॉल तब तक जाके चली जाएगी, तब तक जाएगी जब तक इसको कहीं ये सेम हाइट नहीं मिल सकती है। ये बॉल तब तक ऐसे ऐसे जाएगी जब तक इसको सेम हाइट नहीं मिलेगी। ठीक, जैसे आप ऐसे समझिए कि आपने किसी ऊंची जगह से कोई बॉल छोड़ी, अगर ये फिक्स कहीं कोई ऊंची जगह से बॉल छोड़ दी, कैसा भी आप करेंगे बॉल वहीं स्टॉप होगी जहां इसको एच हाइट मिलेगी। ठीक, तो इससे क्या पता चला कि जब तक हम इसको मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक इतना हाइट की एनर्जी है, इसीलिए उतनी एनर्जी ये रिड्यूस करेगा आगे चल के। इतनी एनर्जी है जो कि इसको इतनी हाइट पर ट्रेवल करने के लिए इसके पास एनर्जी है, तो आगे जो है जब तक वो इतनी एनर्जी रिड्यूस नहीं करेगा तब तक ये वापस अपने स्टेट में नहीं आएगा। तो न्यूटन के पहले लॉ से हमको ये क्लियर हो गया। क्या कहता है पहला लॉ? फर्स्ट लॉ कि इफ अ बॉडी इन रेस्ट देन इट रिमेन इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इन मोशन देन कंटिन्यूअस अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, उसी जिस डायरेक्शन में मोशन में है उसी डायरेक्शन में मोशन में रहेगा, स्ट्रेट लाइन में विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अनलेस कंपेयर्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। जब तक हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई करके उसको मजबूर नहीं करेंगे तब तक बॉडी अपने स्टेट में ही रहेगी। जैसे ये बॉडी यहाँ से छूटी और ये हमेशा ऐसे ही जाती चली जाएगी। कब? जब तक हम इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यही रोक लिए तो यही रुक जाएगा। ठीक है, न्यूटन ने कही कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स जब तक हम उसमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकेगा नहीं। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। इसका मतलब ऐसे समझिए कि जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप उस पर अगर अपोजिट फोर्स लगाओगे तब वो रुकेगा, अगर आपने नहीं लगाया तो वो हमेशा मूव करता रहेगा। ये किसने कहा? न्यूटन ने। चलिए अब आप ऐसे समझिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, आपने पैडल मारा, फिर भी आपकी साइकिल रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि अपोजिट फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स आपकी साइकिल आप चला रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लग रहा है, जो कि साइकिल को रुकने पर मजबूर कर रहा है। ठीक, तो यहाँ भी वो लॉ फॉलो हुआ कि क्या है कि बॉडी इन रेस्ट देन रिमेन इन रेस्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। ठीक, अगर उस पर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया रेस्ट से तो मोशन में आ जाएगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो आपको उसमें मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो फिर भी फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स नहीं लगाएंगे तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उस फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बॉडी को रोक लेगा। ठीक, तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि इफ अ बॉडी इन रेस्ट देन रिमेन इन रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में रहेगी तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, अगर वो बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स हम नहीं लगाते हैं। अब इस पे आपके दिमाग में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हम क्यों चलते चलते थक जाते हैं? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि हमको रोक रहा है। ठीक है, ये इमेजिनरी फोर्स कहिए या कैसा भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमें एक बात और कंफर्म हो गई कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट पर रहना चाहता है। क्या है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट में है उसको फोर्स अप्लाई करोगे तब वो मोशन में आएगा। ठीक, तो आपने उसकी ओरिजिनल चीज को डिस्टर्ब कर दिया, ओरिजिनल कंडीशन को। अगर वो मोशन में है तो आप फोर्स अप्लाई करोगे तो रेस्ट में आएगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा अपने जो उसका इनिशियल स्टेट है उसी में रहना चाहता है। ठीक, एनसीईआरटी ने इसके लिए एक डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको लिखा दे रहा हूं। आपने ये वाला लिख लिया होगा कि बॉडी वाला, दूसरा लिख लीजिए, द टेंडेंसी of undisturbed object, tendency of undisturbed object to stay at rest, to keep moving, to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. Stay at rest or keep moving with same velocity. With
same velocity is called inertia. और इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं। चलिए आप ये फिर से समझ लीजिए एक बार। कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है उसकी क्या टेंडेंसी रहेगी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहे। उसको इसी चीज को, उसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं कि ये इसका इनर्शिया है। जैसे कि अगर कोई बॉडी घूम रही है, हम कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो अपने आप वो जाती चली जाएगी। फोर्स अगर हम फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको पिछला गैलीलियो का जो एग्जाम्पल दिया उसमें क्या था, गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर बॉडी ये हाइट से छोड़ी गई तो उस हाइट तक जाएगी। ये क्या है? उस बॉडी की टेंडेंसी है। ये किस चीज पर निर्भर करता है? कि उस बॉडी की टेंडेंसी पे कि अगर वो बॉडी इतनी छोड़ी जा रही है तो वहां तक वो जाने जा रही है। दूसरा चीज ये क्या है इसमें कि अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए, अगर वो मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट, हमेशा वो चाहेगा ऑब्जेक्ट कि हम अपने नेचुरल स्टेट में रहें। कोई और नेचुरल स्टेट ऐसा नहीं कि रेस्ट होता है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब, the tendency of undistressed object, the tendency of undisturbed, the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with same velocity is called inertia. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहना चाहता है और वो मूव करना चाहता है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये उसकी इनर्शिया है। एक और डेफिनेशन एनसीईआरटी ने लिखी है, जरा हम इसको भी आपसे डिस्कस करते हैं। उससे पहले जरा हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और डिटेल में बताते हैं आपसे। ठीक। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें, जैसे आप बाइक से कार में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हैं और अचानक से ब्रेक लगती है तो आप आगे चले आते हैं, पुश हो जाता है। बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप आगे पुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी कार पे रखी है, आप शरीर का निचला हिस्सा जिस कार पे आप जिससे बैठे हुए हैं वो क्या है? वो कार के साथ ज्वाइन है, वो कार के साथ ज्वाइन है। तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? हमेशा कार की स्पीड रहेगी उतने हिस्से की। लेकिन जो आपका बाहरी हिस्सा है वो कार से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। जैसे आपने ब्रेक लिया तो जो हिस्सा कार से जुड़ा हुआ है वो तो हमेशा रुक जाएगा, लेकिन जो कार से नहीं जुड़ा हुआ है शरीर के, जो आप अलग है, वो हमेशा उस चीज को ओवरकम करने के लिए उसको थोड़ा आगे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो रेस्ट में है तो अपने आप को रेस्ट में रहना चाहता है, तो जब भी कार चलती है तो आदमी पीछे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहां पे रेस्ट में था वो चाहता है कि बॉडी वहीं पे रहे। ठीक। अगर वो रेस्ट में था, कार आगे बढ़ गई, लेकिन अभी बॉडी रेस्ट में रहने की वजह से वो चाहती है कि वही पोजीशन रहे, इसलिए बॉडी जो है पीछे की तरफ जाती है। और यही तब होता है जब ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक लेने पे क्या है कि जो आपकी नीचे शरीर का निचला हिस्सा है वो चाहेगा कि हम कार के साथ रुक जाएं। ठीक। लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या है कि वो सोचेगा कि आगे जाएं। क्यों? क्योंकि भाई इसका एक अपना मास है और ये अगर मूव कर रहा है तो अपना चाहेगा कि ये मूव करता रहे। ठीक। ये क्या चाहेगा कि अगर बॉडी मोशन में है तो ये मोशन में रहे, तो उसको ओवरकम करने के लिए उस चीज को वो थोड़ा सा अपने आगे आता है। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया से, इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से समझते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। आगे ये है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास इसे क्या है? इनर्शिया एंड मास नेक्स्ट टॉपिक है। आप इसको ऐसे समझिए इनर्शिया एंड मास को कि किस चीज का इनर्शिया कितना होगा ये किस पे निर्भर करता है? उसके मास पे। ठीक है। अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो आप उसको पुश करोगे, वो जल्दी मोशन में नहीं आएगा। ठीक है। कोई मोटा सा लोहा है या कुछ है, आप उसको जल्दी पुश करते रहोगे, मोशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जल्दी मोशन में नहीं आ रहा है, आप उसको पुश कर रहे हो,
पुश करते जा रहे हो आप, या इस पे कोई भी आपका, या कार पे आप धक्का दे रहे हो तो मोशन में नहीं आ रही है, धीमे धीमे चल रही है। इसका रीजन क्या है कि उसका मास ज्यादा है। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी की इनर्शिया उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, एक इसका इनर्शिया का एक डिफिनेशन एनसीईआरटी ने और लिखा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सेम लिखा है कि इफ इट इज अ रेस्ट, if a object in rest then it remain in rest, if it moving then it keep in moving, this property of object is called inertia। सिंपल सी बात है केवल एक लाइन में, if a body in rest then it remain in rest, or if a body is moving then it remain if a body in rest then it remain in rest, or if a body is moving then continuous it's moving। this property of body, this property of object is called inertia। इनर्शिया क्या है, इस बॉडी पे निर्भर करता है कि जो बॉडी रेस्ट में, अगर रेस्ट में रहना चाहती है, मूव कर रही है तो मूव ही करते रहना चाह रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया। ठीक है, इसी को इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसमें उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, ऐसे समझिए आप, फिर से इसको समझना चाह रहे हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा, अगर किसी चीज का मास ज्यादा है तो वो अपना जो है जल्दी से चेंज नहीं होना चाहेगा। वो चाहेगा कि हम जहाँ, जैसे मोटा व्यक्ति अगर कोई वहीं बैठ गया, आप उसको उठा नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा होने से उसका इनर्शिया ज्यादा है। अब वो इनर्शिया अगर उसका ज्यादा है तो आप उसका जो है, आप उस रेस्ट में अगर है तो उसको मोशन में नहीं ला पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे जितना उसको चाहिए मोशन में लाने के लिए। इसीलिए कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, और जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो क्या कहेगा कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक, चलिए अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है तो उससे हमें क्या पता चला। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स की डिफिनेशन को बताता है कि फोर्स क्या होती है। फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज होने में। अगर ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उस पर हमने फोर्स लगाया है। अगर मोशन से रेस्ट में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें फोर्स लगा है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वो फोर्स की डिफिनेशन को बताता है। याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है, डिफिनेशन ऑफ फोर्स। चलिए सेकंड लॉ क्या है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हो या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसमें हम यही आपको सिखाएंगे क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू।